लोकहित पर कल बात हुई थी, पब्लिक इंटरेस्ट। तो लोकहित, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब कि यहाँ जो एक प्रशासनिक अधिकारी को सामने एक जनता है, उसको अगर फैसले लेने हों तो वो उनको ध्यान में रखकर फैसले ले कि इससे कितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा उसके फैसले से। अगर कम लोगों को मिलेगा तो वो अपने फैसले को चेंज कर सकता है उस फैसले में सबसे ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के अंतर्गत यही बातें आती हैं। फिर इसके बाद दूसरी एक और आती है, इसे कहते हैं नैतिक दुविधा। या संशय। नैतिक दुविधा। अब इस दुविधा में कल पढ़ाई तो नहीं की है, ये नहीं पढ़ाया ना। मान लीजिए कि ए और बी, एक एक्स बंदा है, इस एक्स को ए और बी ये दो फैसलों में से कोई एक फैसला चुनना है, लेकिन वो फैसला नहीं कर पा रहा है कि वो कौन सा फैसला चुने। तो ऐसी जो परिस्थिति बन जाती है कि हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है, या तो मुझे ये चुनना है या ये चुनना है, लेकिन मैं चुनूं कौन सा। जैसे आप लोग होंगे, बहुत से लोग, जब कोई भर्ती आती होगी तो एक आ गई पुलिस की भर्ती और एक आ गई ARO की, तो आप लोगों के मन में ये दुविधा आती होगी यार दोनों का एग्जाम आसपास नहीं है कि किसकी तैयारी करें किसकी नहीं करें। तो जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो वो क्या होती है, नैतिक दुविधा। तो प्रशासन में इस तरीके की दुविधाएं बहुत सामने आती हैं कि जिसमें हमें ये निर्णय लेना होता है कि आखिर हम किसको चुनेंगे। ठीक है, तो लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं, कभी कभी हमें लगती है कि वो दुविधाएं हैं लेकिन दुविधा नहीं भी होती हैं। हमें लगता है कि नैतिक दुविधा है लेकिन नैतिक दुविधा नहीं होती है। जिसको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि किसी एक बच्चे के पास में 5 रुपए हैं, तो उस 5 रुपए का यूज वो आइसक्रीम खाने में कर ले या फिर खेलने में कर ले। ना बच्चे का मैंने 5 रुपए दिए, तो उसके पास जो दुविधा आई तो वो दुविधा में क्या है, वो नैतिक दुविधा नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसे तो वो यूज करना है, या तो आइसक्रीम खा लेगा या खेलने चला जाएगा 5 रुपए खर्च करके। नैतिक दुविधा जब आती है जब उससे कोई दूसरा प्रभावित होता है ना। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको बताए थे। मान लो कि ये 2 कंडीशन है, इन 2 कंडीशन में जो मैंने आपको बताया था कि एक कर्मचारी है, जिस कर्मचारी ने कुछ ऐसा करप्शन कर दिया है जिसकी वजह से उसको उसके अधिकारी को निलंबित करना पड़ सकता है, लेकिन वो जो कर्मचारी है वो गरीब घर से है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो निलंबित कर देगा तो उसका खर्चा कैसे चलेगा। ये वाली कंडीशन जब बन जाएगी तो वो कंडीशन नैतिक दुविधा की होगी। ठीक है, इसमें इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप आगे डाल के। डालें नैतिक दुविधा, लिख लें। जब किसी व्यक्ति के पास
जब किसी व्यक्ति के पास दो या अधिक विकल्प हो, दो या अधिक विकल्प हो और वे विकल्प एक दूसरे से पूर्णतः अलग हों, एक दूसरे से पूर्णतः अलग हों, अर्थात उन्हें साथ साथ ना चुना जा सकता हो। उन्हें साथ साथ ना चुना जा सकता हो। परंतु किसी एक विकल्प को चुनना अनिवार्य हो, परंतु किसी एक विकल्प को चुनना अनिवार्य हो, तो ऐसी स्थिति को नैतिक दुविधा या नैतिक समस्या कहते हैं। नैतिक दुविधा या नैतिक समस्या कहते हैं। इसके बाद नैतिक दुविधा के बाद आता है विवेक का संकट। विवेक का संकट, अब ये क्या है? ये नैतिक दुविधा से ही मिलता जुलता है। जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि हमारा विवेक, यानी कि हम सही और गलत का फैसला ही नहीं कर पा रहे, काम करना बंद कर देगा दिमाग, तो उस कंडीशन में विवेक का संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उदाहरण एक एग्जांपल जैसे बताऊं मैं, कोई गरीब बच्चा है, ध्यान से सुन लेना, कोई गरीब बच्चा है, किसी दुकान से बिस्किट लेने के लिए एक पैकेट को चुरा लेता है। ठीक है, गरीब बच्चा है, भूखा है, दुकान पे गया और पैकेट चुरा लिया उसने। फिर उसे किसी ने देखा नहीं हो और ये सब दुकानदार कोई जो है, किसी ने उसको मतलब उस समय तो नहीं देखा, लेकिन ऐसा करते हुए एक व्यक्ति ने उसको दूर से देख लिया और उसने बाद में दुकानदार को बता दिया। अब दुकानदार के सामने विवेक का संकट आ गया कि वो क्या करे। दो तरीके बनते हैं, या तो उसे मारपीट करे या उससे पैसा ले, लेकिन ना उसके पास पैसा है तो बस उसकी क्या कर सकता है, पिटाई कर सकता है। तो ये ऐसी स्थिति कि हमें विवेकपूर्ण यहाँ पर फैसला लेना होगा। सही फैसला तो यही होगा जब वो बच्चा भूखा है, गरीब है, उसको बिस्किट खाने की उसकी कैपेसिटी नहीं थी, तो उसको वो जाने दे, तो वो सही फैसला हो जाएगा। लेकिन मार पिटाई कराएगा तो फैसला सही नहीं होगा, है ना। तो वहां पर उस व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, विवेकहीन कह सकते हैं, कि उसने अपना पक्ष देखा कि उसका नुकसान हुआ, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि बच्चे ने क्यों खाया। ऐसी कंडीशन आप लोगों के सामने आई हुई होंगी कभी ना कभी। उसमें नहीं, उसमें क्या नाम, दीवार मूवी में जब पहले उसके विजय के भाई के लिए दी जाती फाइल, तो कहता है मेरा परिवार है, मैं इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। एक बच्चा जब रोटी खिला के जाता है, उसको गोली मार देता है, उनके परिवार वाले उससे कहते हैं कि ये अगर किसी बड़े आदमी ने किया होता तो आप उसको गोली नहीं मारते। तब उसका जमीन जागता है, अपने भाई के खिलाफ केस ले लेते हैं। अब ये कंडीशन आती है, ठीक है,
अब इसमें अगला आता है नैतिक दुविधा का सरकारी संस्थाओं में नैतिक दुविधा किस तरीके से सामने आती है ना। सरकारी संस्थाओं में नैतिक दुविधा का क्या रोल है, क्या क्या कंडीशन बन सकती है। तो कुछ कंडीशंस हैं, इतना नहीं है, बस सुन लो इसको। पहली जो स्थिति आती है वो ये आती है, मेरी सरकारी नौकरी लग गई, मैं रिश्वत लूं या ना लूं। क्या है एक दुविधा। जब आप में से कोई सरकारी नौकरी में पहुंच जाएगा तो ये दुविधा आएगी, मन करेगा अगर आपके जो परिवार के वैल्यू हैं, जो मूल्य हैं, अगर वो अच्छे हुए, हमेशा ये सिखाया गया हो कि कोई भी गलत पैसा नहीं पकड़ना है, तो आपका मन हमेशा ये करेगा कि ना लूं। फिर दूसरी तरफ आप देखोगे कि अगर मैंने ना लिया तो खाली जो मेरी सैलरी है 30-35 हज़ार रुपये की, क्या मैं उससे अपने परिवार को ऊपर उठा सकता हूँ? तब आपका चुनाव हो जाएगा नहीं, ले ली जाएगा। तो ये जो स्थिति बनेगी वो सरकारी कार्यालयों में बहुत ज़्यादा है। जब नए हम वर्कर बनते हैं, सरकारी कर्मचारी बनते हैं, तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, लें या ना लें। और फाइनली जाकर फिर सब क्या करने लगते हैं, लेने ही लगते हैं, चाहे हमारा मन पहले ना करता हो, हम उस चीज़ में बिल्कुल ना पढ़ना चाहते हो, लेकिन एक समय के बाद उसमें हमें उतरना पड़ जाता है, वहीं से हमारा नैतिक पतन शुरू हो जाता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन बनती है, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो सरकारी कार होती है, सरकारी कार देखी होगी, तो बहुत से अधिकारी आपने देखे होंगे उन कारों को अपने परिवार के लोगों को यूज करने के लिए वो दे देते हैं कि चलो जाओ, उनकी मैडम आ रही है तो ले आओ, बच्चा आ रहा तो उसे ले आओ। तो सरकारी वाहन या उपकरणों या किसी और चीज का यूज अपने व्यक्तिगत हित के लिए करूं या ना करूं, ये कंडीशन बनेगी। जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन किया कि मैं सरकारी वाहन नहीं लूँगा, सरकारी घर नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा। ठीक है। तब लगा कि उनके नैतिक जो लेवल है वो हाई है, बंदा हर चीज़ को मना कर रहा है, फिर बाद में ले लिया, तो फिर क्या हो गया, एनेटिक्स नहीं होंगे। तो ले मतलब उनका जो कंडीशन था वो ये था कि सरकारी चीज़ों का यूज नहीं करेंगे, वो एनेटिक नहीं हुआ, वो तो उनको मिलना ही था। लेकिन अनैतिक तब हो जाएगा जब उन चीज़ों का अपने व्यक्तिगत हित में काम करने लगेगा। तो मुझको गाड़ी मिली है कॉलेज के काम के लिए और मैं उसका काम कर रहा हूँ अपने परिवार के सदस्यों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, तब तो उसका मिसयूज हो जाएगा ना। तो ये डायलेमा बना रहता है ना सरकारी कार्यालयों में, तो ज़्यादातर लोग को मुझे लगता है यूज ही करते हैं। फिर एक और कंडीशन आती है कि यदि मान लो कि ये है, ये दोनों लड़कियां हैं, दोनों लड़कियां क्या बन गई, बाबू बन गई। एक ये रिश्वत लेने वाली है, वो रिश्वत लेने वाली नहीं, ठीक है, पैसा लेने वाली है वो नहीं। तो फिर इसको ये पता लग गया कि इसने उससे इतने पैसे लिए, अब इसके मन में ये दुविधा आई कि इसने रिश्वत ली, मैं इसकी शिकायत करूं या ना करूं। या ये तो मैंने दोस्तों का दिया, हमारे ऑफिस में कलीग्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनमें भी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कुछ रिश्वत ले लेते हैं, तो उसमें भी हमें अपने आप को शांत रखें या उसकी पोल खोल दें।
ये कंडीशन बनेंगी, एक्चुअल में बनती हैं। तो जिससे ईमानदारी का बहुत ज़्यादा भूत चढ़ा हुआ होता है वो शांत नहीं रहता, बिगड़ाता रहता है, मैं शिकायत कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वो क्या करेगा, शिकायत कर देगा, उसके लिए डिसीजन लेना आसान होगा। और जो ये सोचेगा कि यार ये भी मानव है, इसका नुकसान हो सकता है, इसके भी परिवार है, नौकरी चली जाएगी, तो वहाँ वो फंस जाएगा और वो शांत हो जाएगा और उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं हैं जो जीवन में मिलेगी आगे चल के आपको। नहीं सर, मनोवैज्ञानिक का चिंतन जो है तो उसमें निष्कर्ष निकलता नहीं है। मेरे साथ तो करीब काम करता है और उसने रिश्वत लेके कार खरीद ली है और कसर दिखा रहा है कि लोग देखें और हमारा वर्चस्व माने। अंतर से वो जल ही रहा है, पर लोग कसर मान भी नहीं रहे। कोशिश कर रहा है कि मैं भ्रष्टाचार करके दिखा रहा हूँ, देखें लोग, और जो नहीं ले रहा है वो उसमें आत्मसंतुष्टि प्रबंधन वो ज़्यादा खुश है, वो दुखी है। कोशिश तो कर रहे हैं। भ्रष्टाचार करने वाला सुखी पूरी ना रह सकता है। सुखी तो वास्तविकता में वही रह सकता है जो ईमानदारी से अपना जीवन यापन करे। आज भी आप लोग देखोगे तो मेंटली रूप से ज़्यादा मजबूत और अच्छा जीवन कौन व्यतीत कर रहे हैं? आदिवासी। उनको ज़्यादा दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अपना खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे। जिससे आगे बढ़ने की चाह है तमाम दुनिया भर का, वो हमेशा परेशान रहेगा। तो करप्शन अगर आपने एक बार 100 रुपये का किया तो अगली बार आप कोशिश करोगे आपका 200 रुपया मिल जाए, उसकी चेन बन जाती है और लगातार आपका मोह उसकी ओर बढ़ता चला जाता है। तो ये सब दुविधाएं रहती है। ठीक है, कहाँ से मूव कर रहे हो तुम लोग? फिर इसके बाद एक और कंडीशन आती है, पानी बनाने गए थे वहाँ या पानी बनाने का परीक्षण कर रहे हैं, वो भी बना रहा है, कीड़े निकल रहे हैं। ये जिला जल निगम के अध्यक्ष। एक कंडीशन ये बनती है कि कोई आईएएस ऑफिसर है ना, मान लो पीडब्ल्यूडी विभाग में है, उस आईएएस ऑफिसर की पोस्टिंग है। अब उसी में एक पीडब्ल्यूडी मंत्री है, ठीक है। तो जो मंत्री है उनका मन इस तरीके का है कि विभाग से कुछ अर्निंग की जाए, और जो आईएएस ऑफिसर है वो इस टाइप का है कि मैं ईमानदार रहूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा, सड़कें डलवाऊंगा, बिल्कुल 1 रुपया नहीं खाऊंगा। अब ये स्थिति उसके सामने आ गई, वो सोच रहा है, अब वो असमंजस में फंस गया ना, उसको पता लग गया कि मेरा मंत्री जो है वो मानेगा नहीं, तो वो क्या करेगा भाई? या तो वो गिव अप कर दे कि नहीं मैं इस विभाग में नहीं रहूँगा, छोड़ के मैं दूसरा विभाग ज्वाइन कर लूँगा, या यहाँ से मुझे हटा दिया जाए, या फिर मंत्री के साथ मिल जाए। तो ये जो फैसला करेगा वो उसकी उस थिंकिंग पर डिपेंड करेगा कि वो अपने जीवन को चाहता क्या है। वहाँ अगर वो मिल जाता है इससे तो उसको प्रमोशन मिल जाएगा जल्दी, पोस्टिंग लंबे समय तक बनी रहेगी, और परसेंटेज भी मिलता रहेगा, पैसा भी अच्छा आएगा। और अगर डिनाई करता है तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। अब ये सोचना उसको है, वो क्या फैसला करेगा, बताओ कौन सा फैसला करोगे? क्या फैसला करोगे इसका? रिपीट कर दूँ, एक आईएएस ऑफिसर है जो पीडब्ल्यूडी विभाग में है, उसमें जो पीडब्ल्यूडी का मंत्री बना है वो चाहता है उसमें करप्शन करना विभाग में, लेकिन वो आईएएस ऑफिसर नहीं चाहता करप्शन करना। अगर वो करप्शन नहीं करता है तो उसको कई प्रकार के नकारात्मक चीज़ें झेलनी पड़ेगी। वो करप्शन करता है तो उसको सकारात्मक तौर पर
कई बेनिफिट मिलेंगे, तो वो क्या करना चाहिए? सर इसलिए अवॉइड करना चाहिए जो सर सही है उसको हमेशा क्या सही है वो तो पूछ रहे हैं। सही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर आप फोर्स कर रहे हैं मुझे एक बात बोलते हैं कि आप रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न दीजिए इनको, क्या कर उसके बारे में आप रिटर्न दीजिए इनको, बीच का रास्ता निकाला, बीच का भी नहीं गलत है। मेरे हिसाब से इसमें अगर हम ये जो नीति शास्त्र आपको बताया जा रहा है, ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप वो काम गलत वाला नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ क्या करेंगे? जनहित का काम है, ज़्यादा लोगों का हित हो रहा है, अगर हमारे 10 होने से ज़्यादा लोगों का फायदा होता है तो हम 10 की से तुरंत हो जाएगा। फायदा कभी नहीं होता है लोगों का, 10 का नीचे का मतलब नुकसान करती है, गरीब पब्लिक उसको हम लोग। अब ये देखो, ये यही क्या है, ये डायलेमा है। अब आपको फैसला लेना है कि क्या संशय है, कैसे निकलोगे इस परिस्थिति से। असल में सर बताएं, जैसे जो आप बता रहे हैं कि वो मंत्री है वो मतलब गलत के पक्ष में है या मतलब अनलीगल वर्क करने के लिए कह रहा है ना, तो इसमें अगर आप पूरी तो मतलब आप उसके अंतर्गत ही कार्य करेंगे ना। जैसे कलेक्टर है ना तो मुख्यमंत्री के अंतर्गत कार्य करता, मंत्री है क्योंकि इनकी पावर मतलब आपसे ज्यादा है। अगर आप उनके विरोध में कार्य करोगे तो मतलब कर पड़ पाओगे। अगर आप इनके विरोध में हो ना, थोड़ा अगर इनके मन का थोड़ा बहुत, हालांकि थोड़ा बहुत अगर मन का करोगे तो काम कर सकते हो, अगर पूरी तरह इनके विरोध में कार्य करोगे तो मुश्किल पड़ जाएगा ना। ये चीजें मुश्किल पड़ जाती है, तभी तो तबादले होते थे ना कि इसका बीच का रास्ता क्या हो सकता है? बीच का यही है कि मतलब अगर रोड बन रही है तो अगर 15 फीट है तो 12 फीट बनेगी। ये चीज है तो थोड़ा तक आदमी को अगर मतलब राहत मिल जाए या तो तरीके से होता है। एक ऐसे हुआ था हमारे तरफ जब रोड निकला था तो उसको ज्यादा चुना था, उसको कम करवाया गया, विभाग पहुंचे थे कलेक्टर। इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, जो नैतिक रूप से हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं लेंगे, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन गुणवत्ता जो है उस चीज़ की मैं उतनी बना के रखूँ, ऐसी कर सकते हैं। तो मतलब कोई तो तरीका ऐसा निकालना पड़ेगा ना कि जिससे काम भी अच्छा हो जाए, मेरा भी नाम ना खराब हो और दूसरे को अभी। आपने ये बात देखी थी तो कलेक्टर साहब आए थे, तो कहने पापा बता रहे थे तो रोड मतलब निकल रहा था तो एक मतलब है वो नट लेके आए मुखिया साहब ना, तो उसने कहा नमस्कार, कलेक्टर साहब आए ना, मुझे पता था कि इनकी ज्यादा चलती है ना, तो उन्होंने नमस्कार, तो उन्होंने कहा अभी तुम्हें नमस्कार ना मतलब मारने को कहा। फिर मतलब बहुत देर में समझाने में लगा था, मतलब 3-4 दिन से लगातार है। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ पे रास्ता बनती है, कोई भी मतलब कार्य होता है मतलब सोशल कार्य, तो वहाँ पर जो मतलब फायदा उसका मिलेगा। जैसे रास्ता बनी है, अभी तुम नेट पर है मतलब मशीन तक ले जाने की दिक्कत होती है ना, जब चक्रोड बन जाएगा ट्रैक्टर जाएगा तो वहाँ पे आप ही के मतलब जो पोते हैं या बेटे हैं उन्हीं को फायदा होगा ना। इस तरीके से आप मतलब उसको समझा के काम करवा सकते हैं अगर करवाना चाहें तो। ठीक है, चलो एक ये कंडीशन बनी। एक कंडीशन और आती है कि एक कोई प्राइवेट कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी किसी एक IAS ऑफिसर से ये कहती है कि आप इस नौकरी को छोड़ दो, जितना वेतन आपको यहाँ मिल रहा है मैं उससे 4 गुना वेतन यहाँ पर आपको दूंगा। अब ये कंडीशन बनी और उसका रिटायरमेंट के 2 साल बचे, वो क्या करेगा? मतलब रिटायरमेंट इसके IAS के रिटायरमेंट 2 साल बचे हैं। अब तो यही चीजें हैं, बहुत से छोड़ देंगे, लेकिन बहुत से ये सोच के नहीं छोड़ेंगे कि मैंने अपने जीवन के 30 साल इस सेवा को दिए हैं, अगर उसका लगाव होगा उससे तो मैं चाहे मेरे वेतन कम ही क्यों ना मिले, मैं अपना यहाँ से नहीं छोड़ूंगा। तो ये आज के टाइम में पूरी कंट्री में जो नैतिक मूल्य है उनका पतन उच्च लेवल का हो चुका है। किसी के अब कोई ईमान धर्म नहीं बचा है, जिसको जहां बेनिफिट उधर भाग जाए। नहीं सर, थोड़ा बहुत तो कहीं नहीं है, अगर नहीं है तो ये जज क्यों बना? जज तो बना इसलिए क्यों कहीं नहीं, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही। सब लोग इस क्लास में से भी अगर आज सबकी नौकरी लगवा दी जाए और उन्हें करप्शन के झुंड में छोड़ दिया जाए तो इसमें से
30% जरूर ऐसे होंगे जो चाहे कितना भी करप्शन हो उसमें शामिल नहीं होंगे। ये तो हर जगह रहता है, लेकिन वो करप्शन उनको प्रभावित करेगा, लगातार अपने ओर खींचने की काम करेगा। तो वही उसी चीज से तो निकलना है, इसीलिए तो ये पढ़ाया जा रहा है। क्या कभी दास ने कहा माया महाठगनी है। ठीक है, तो ये सरकारी, चलो उसको रुकोगे, बात नहीं, ये थी आपकी सरकारी संस्थानों में जो दिक्कतें आती हैं। अब बात करेंगे इसके बाद निजी संस्थानों में जो दिक्कतें आ रही हैं वो क्या आती हैं। निजी संस्थानों में जैसे अपने यहाँ तो इसमें गवर्नमेंट में ओवर टाइम के लिए कोई अलग से फंड वंड की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि जो अगर कुछ ओवर टाइम करता है तो क्या करते हैं, जैसे 8 घंटे की ड्यूटी होती है, किसी ने 12 घंटे की, तो उसको उसके हिसाब से पर डे के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। ठीक है, बात को सुनो, ये इस समय स्थिति है वास्तविकता में। 8 घंटे की ड्यूटी है, 12 घंटे करता तो उसको 1000 रुपया पर डे का एक्स्ट्रा मिलता। ठीक, अब कंपनी वाले ने फायदा देखा कि पूरी इस समय पूरे क्षेत्र में, देश में नौकरियों का क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, क्राइसिस चल रहा है, और अगर ये व्यक्ति काम छोड़ भी देगा तो उसे दूसरी जगह काम मिलेगा नहीं। तो उस कंडीशन में उसने क्या किया, जो वो ओवर टाइम कर रहा था, जिसका पहले पैसा दे रहा था, उसका पैसा देना बंद कर दिया कि नहीं तुमको छोड़नी है, छोड़ो, दूसरा ले आएंगे, कम पैसों में ले आएंगे, संविदा पे रख लेंगे। सुना है संविदा नाम? संविदा सुना होगा, 10,000 रुपये में, 15,000 रुपये में रख लेंगे। जहाँ सरकारी को देना पड़ता है 50-60 हज़ार, वहाँ 10,000 में वही काम हो रहा है, और उसको डर भी बना रहेगा कि मेरी नौकरी से निकाल न दिया जाए, तो वो काम भी अच्छे से करेगा। तो ऐसी कंडीशन में वो कर्मचारी क्या करेगा, नौकरी छोड़े या करता रहे, जबकि उसको 4 घंटा अपने जीवन का अतिरिक्त देना पड़ रहा है। क्या करेगा, ये उसके सामने असमंजस की स्थिति आ गई। बताओ, करता है जब सरकारी को दूसरी जगह अपना सिस्टम बिठाना है, यानी कि उसकी मजबूरी हो गई, करना ही पड़ेगा उसको। दूसरी बात तो जैसे पहले यहाँ जब डिग्री कॉलेज में क्या होता था, 4 घंटे का टाइम यहाँ रुकने का कॉलेज में, 4 से 5 घंटे रुकने का। अब सरकार ने 6 घंटे कर दिया है, 6 घंटे कर दिया है। 6 घंटे के बाद भी कुछ अगर रिसर्च वाले बच्चे हैं तो 1 घंटा उनके लिए कर दिया, 7 घंटा हो गया। तो धीरे धीरे टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया है, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़ के गया क्या? नहीं गया, जबकि 2-3 घंटा उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये देखा जाता है कि संस्था को फायदा हो रहा है, तो वो अगर उसको फायदा हो रहा है तो उस कंडीशन में भी वो दूसरे का नुकसान करेगी। फिर एक और दूसरा पॉइंट आता है प्राइवेट वालों के लिए। दो कर्मचारी हैं, दो में से एक अधिक योग्य है और एक कम योग्य है। ठीक है, ध्यान से सुनना। जो ये हम एक परियोजना चला रहे हैं, हमको पता है कि जो अधिक योग्य है, बिना उसके वो परियोजना पूरी नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो जो है इतना नैतिक नहीं है। उसको पता है कि अगर 1,000 रुपये की कोई परियोजना है, उसको पता है कि इसमें से वो 200 रुपया मांग लेगा, लेकिन वो काम टाइम पे कर देगा। एक दूसरा है जो उसमें से 1 रुपया नहीं लेगा, जो काम 3 मंथ में होना था वो 6 मंथ में करेगा। ऐसे होता है।
तो ये दुविधा आएगी कि किसको दिया जाएगा। अगर टारगेट बेस पे है तो जो 1000 में से 200 मारता है उसके, अगर टाइम लिमिट आपके पास है तो उसको 2 से पेमेंट करता है। ठीक है, ये फैसले करने होते हैं एक आईएएस ऑफिसर को जब वो कुर्सी पर बैठता है कि हम किसको दें। ये सारे असमंजस की स्थितियां बनी रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका समाधान कैसे करेंगे, अगला आता है नैतिक दुविधाओं का समाधान। नैतिक दुविधा का समाधान ये कैसे करेंगे, कोई बता रहा? इसका समाधान अच्छे से अच्छा काम करके अपने उच्चाधिकारियों या उच्च जो उनके क्या नाम कार्यों के मंत्री हैं उनके जिम्मे जगह बनाना, इससे भी वो कोई अनैतिक व्यवहार की अपेक्षा उससे ना रखें या अनैतिक व्यवहार करवाने की अपेक्षा न रखें। जब वो खुद उनके जिम्मे एक निष्ठा डाल जाएगी ये बंदा या ये जो कर्मचारी हमारा है हमारे विभाग में किया गया उसको उच्चाधिकारी और उसके मंत्री कहीं नहीं समझ चुके होंगे, हाँ ये निष्ठावान है, इससे नहीं कहना चाहिए, कहीं इसके आदर्शों और संकल्पों पे ठेस पहुंचेगी और इसके विरुद्ध इससे काम करवाया जाएगा। लिखो इसको, पहले पॉइंट लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहला लिखो, ऐसे लिखो, पहला लिखो, एक निश्चित कानून बनाकर नंबर 2 विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करके नंबर अगला, पूर्व के अधिकारियों ने इस मामले में क्या निर्णय लिए। पूर्व के अधिकारियों ने इस मामले में क्या निर्णय लिए। पहली जो स्थिति है वो है आपकी की निश्चित कानून। ये स्थिति क्या है कि जैसे कोई फाइल है ना भाई, मान लो कि कोई फाइल आई पीडब्ल्यूडी की आई। अब पीडब्ल्यूडी के कुछ नियम कानून बने होंगे ना। अब दो व्यक्ति हैं, उन दोनों व्यक्तियों को में से किसी एक को काम सौंपना है। एक तो तरीका यही है कि जो उसके पसंद का उसको सौंप दे रहा है। दूसरा तरीका क्या है, जो ये नियम कानून बने हैं उन नियम कानून को वो शर्तों के रूप में वहां पर मेंशन कर दे कि जो इन शर्तों को पूरा करेगा, इन नियमों के अंतर्गत रहकर काम करेगा, हम उसको काम देंगे। तो यहाँ अपना दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। काम खत्म भाई, हम पूरी तरीके से बच जाएंगे। यहाँ किससे बच जाएंगे, उस मंत्री से भी बच जाएंगे। क्या देंगे भी जो नियमों को पूरा करेगा हम उसको प्रोजेक्ट दे देंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपका आदमी है, आपका हो, किसी का हो, किसी का हो, हमें कोई मतलब नहीं है। ये पॉइंट्स हैं, इनको पूरा करें, ले लें, है ना। तो आप लोगों ने अभी नहीं देखा होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि जब कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है
कोई परियोजना दी जाती है तो उसके लिए बोलियां लगाई जाती हैं कि किसको टेंडर दिया जाए। तो उन टेंडर्स में हम नियम कानून फिक्स कर देते हैं कि ये शर्तें रहेंगी, अगर इनको पूरा करोगे तब आपको देंगे। यानी कि अगर आपने सीमेंट की सड़क बनानी है तो उसमें तय कर दिया कि 4 बाई क्या होता है 4/1 का सीमेंट लगेगा, तो इतना ही लगना चाहिए, ठीक है, ये लिखित में आ गया। अब ये तो कह दिया गया, लिखित में हो गया। अब होता क्या है, होता है ये वास्तविकता में। तो इसका जो तरीका है, इसका परीक्षण करने का जो तरीका है, तो वो क्या होगा, अधिकारी उस साइट पर जाकर या तो उसकी वीडियो, अगर वास्तविकता में वो ईमानदारी से काम करना चाहता है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाए। एक बंदा खड़ा रहेगा, जब मिलावट होगी कितना मिला रहे हैं होगा ना, तब वो पकड़ में आ जाएगा कि कितने का मिला रहा है। तो नियम कानून के जरिए हम इन चीज़ों में कमी ला सकते हैं, हम अपने आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन आती है विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करके। विवेकाधीन शक्तियों से मतलब समझते हो क्या? विवेकाधीन शक्तियों से मतलब समझते हो क्या? तो राष्ट्रपति की है, और यानी कि हम अपने आप से क्या निर्णय ले रहे हैं। तो अपनी बहुत से फैसले हमें अपने प्रशासनिक पद पर बैठे हुए ऐसे लेने होते हैं जिसमें कुछ चीजों से ध्यान हटा लेना होता है कि मुझको ये सही लग रहा तो मैं यही करूंगा, ठीक है, चाहे आप कुछ भी चिल्लाते हो। तो उन शक्तियों का प्रयोग इस रूप में व्यक्ति कर ले, तब भी उसकी स्थिति से बच जाएगा। तीसरी कंडीशन आती है, सब जो भी इन्होंने जिक्र किया है, विवेकाधीन शक्तियां चाहे आप निजी में करें चाहे दिल्ली में करें, कोई आपके लिए मतलब रोक नहीं है। और क्या हो जाएंगे, निरंकुश हो जाएंगे, डिक्टेटरशिप हो जाएगी। यहाँ बात सकारात्मक की चल रही है, यहाँ नकारात्मक के लिए नहीं चल रही है, यहाँ अच्छे काम के लिए हम कर रहे हैं। फिर अगली कंडीशन आती है आपकी उच्च अधिकारियों से वार्ता कर लेना। यानी कि हम जब कोई फैसला लेते हैं तो उस फैसले को लेने से पहले उस मैटर से रिलेटेड जो पुराने कामकाज हुए हैं उनका अध्ययन हमें कर लेना चाहिए, ताकि हमें उनसे कुछ गाइडलाइन मिल जाए, दिशा निर्देश मिल जाए कि हमें अपना फैसला किस रूप में लेना चाहिए। जैसे आप कोई अगर क्वेश्चन आंसर, जैसे आपको कहा जाता है ना कि प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन आंसर पढ़ो, तो क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है कि उसे पढ़ने से आपको ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन आंसर आते किस टाइप के, इच्छा पता लगेगा नहीं लगेगा पता, तो उससे आपकी कुछ तो हेल्प होती होगी। तो उस तरीके से इसीलिए हमको इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आती है नैतिक चिंताएं। नैतिक चिंताएं, एथिकल कंसर्न। एक लाइन लिख लो पहले, इसकी एक डेफिनेशन लिख लो नैतिक चिंताओं को। एक डेफिनेशन लिख लो इसकी। नैतिक चिंताएं, एथिकल कंसर्न। कोई ऐसा कार्य या स्थिति
कोई ऐसा कार्य या स्थिति जिसमें किसी नैतिक पक्ष का उल्लंघन हुआ हो या होने की संभावना हो बेशक अभी तक कर्ता के मन में नैतिक दुविधा उत्पन्न ना हुई हो या वह स्थिति उस कर्मचारी या संगठन के लिए कुछ अन्य लाभ भी क्यों ना पैदा करती हो। संगठन के लिए कुछ अन्य लाभ भी क्यों ना पैदा करती हो, नैतिक चिंताएं कहलाती हैं। नैतिक चिंताएं कहलाती हैं। वे सभी परिस्थितियां जहां नैतिक विचलन की संभावना ज्यादा हो नैतिक चिंता के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होती है। बात नहीं, विचलन की संभावना ज्यादा हो नैतिक चिंता के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होती है। इसके अंतर्गत संभावना ज्यादा हो नैतिक चिंता के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होती है। इसके अंतर्गत प्रमुख चिंताएं निम्न है। नंबर एक शासन या राजनीति में कहाँ भाग रहा है? नंबर एक शासन या राजनीति में। नंबर दो प्रशासन के स्तर पर। नंबर तीन निजी उद्योगों के स्तर पर। ठीक है, इन तीन कंडीशन में हम नैतिक चिंताओं को देखेंगे।
ठीक है। पहले आते हैं शासन और राजनीति के स्तर पर, इसको सुन ले, केवल अपने लिखना है। सरकार ने, मतलब समझ लो तो, सरकार, हमें ये देखना होता है, अलग अलग बैठो, इधर उठो तुम, उधर बैठ, आगे बैठो, नहीं बैठ, हम आपको बताएं क्या बात है। जैसे अभी बाजार नहीं सबसे ज्यादा आवाज नहीं की आती चंद्रशेखर कौन है? ये चंद्रशेखर, ये लंबा चैप्टर आज खत्म नहीं होगा तो फिर खत्म नहीं होगा। 30 पेज का चैप्टर फुल है ये, अभी 2 पेज पे हम पहुंचे हैं। देखो सुन लो, सरकार ने कोई हमें ये नजर बनाकर रखनी होती है। नैतिक चिंताएं हमारी क्या है? नैतिक चिंताएं वो हैं कि जो एक्चुअल में हुआ नहीं है लेकिन कहीं ऐसा हो ना जाए, पता ना। जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम दे दिया लेकिन मन में ये नैतिक रूप से चिंता बनी रहती है कहीं फेल ना हो जाए, बनी रहती है ना, चाहे फेल हो ना, लेकिन डर बना रहता है कि फेल ना हो जाए। तो जो ऐसी कंडीशन जो बनी रहती है वही क्या है? नैतिक चिंता है। तो ऐसे ही हमें सरकार को लेकर, राजनीतिक स्तर पर लेकर हमें ये चिंता बनी रहती है कि शासन ने कोई ऐसा फैसला तो नहीं ले लिया है जो संविधान के विरुद्ध हो। ये हमारी चिंता हमेशा बनी रहती है मन में। जो राजनीतिक रूप से जुड़े रहते हैं लोग बाहर, जैसे कोई एक पार्टी है, उस पार्टी ने कोई फैसला लिया तो विपक्ष वाले उस पार्टी का आरोप लगाएंगे कि ये संविधान के विरुद्ध है, संविधान के खिलाफ जा रहे हो, ये कर रहे हो, संविधान को तोड़ रहे हो, ऐसा कर रहे हो। तो ऐसी चिंताएं जो होती हैं वही नैतिक चिंताएं होती है। ठीक है। दूसरा, प्रशासन के स्तर, हाँ जी प्रशासन, अरे अभी इसमें नहीं सोच रहे, अभी इसी पे सोच। जैसे बाजार में आर्थिक निगम सरकार की नीतियों को अपने लाभ के लिए लाभान्वित करने में सफल ना हो जाए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर रिलायंस को या इसको अडानी को भारत में इस समय ज़्यादातर संपत्ति दी जा रही है ना। तो हमारे देश के बहुत से नागरिकों के मन में ये चिंता आती है कि कहीं ऐसा ना हो आगे चल के अडानी भी सारे देश के संसाधनों पर अपना कब्जा कर ले, चिंता रहती है। तो इस तरीके की चिंताएं राजनीतिक रूप से है। ठीक है, और भी है तो वही एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट प्रशासन स्तर पर। प्रशासन स्तर पर क्या आती है? धोखाधड़ी या फ्रॉड के मामले। अभी पिछले कुछ समय में आप लोगों ने सुना होगा कि गुजरात का एक अधिकारी लद्दाख में घूम रहा था, पढ़ा था नहीं पढ़ा, वो पूरे 1 महीने से सरकारी सेवाओं का यूज कर रहा था आदमी। लद्दाख में जाके जब पूरा देश का भ्रमण कर लिया, उसका बता के अधिकारी हूँ मैं, तब पता लगा कि ये आदमी फ्रॉड है, फिर उसको जेल में डाला गया। देखा ना? तो ऐसी कंडीशन प्रशासन में होती रहती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की चिंता बनी रहती है कि कोई आदमी फ्रॉड को नहीं, इधर उधर कुछ बेनिफिट तो नहीं ले रहा। बहुत से अपने दरोगा वर्दी पहन के घूमते रहते हैं फील्ड में कि मैं दरोगा हूँ, लेकिन कभी दूसरे दरोगा से संपर्क हो जाता है, कभी पकड़ा जाता है। कभी अभी न्यूज में चल रहा था लखनऊ में एक लाल नीली बत्ती की गाड़ी लगा के जा रहा था, कोई उसे रोक ही नहीं रहा। एक ने पूछ लिया और उसने 2 स्टार वाले दरोगा ने कि भाई कौन से पद पे हो, डॉक्यूमेंट्स दिखा दो। हिम्मत कर ली, तभी उसकी पोल खुल गई, फिर जेल। तो इस तरीके के संशय और ये चिंताएं लगी रहती हैं। और जैसे सरकारी कर्मचारी जो हैं
जो उनको ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारे बिल लगाए जाते हैं जिनके माध्यम से पेमेंट मिलता है, तो उसमें जो अधिकारी बैठा है उसके मन में ये चिंताएं बनी रहती हैं कि कहीं फर्जी बिल लगा के पैसा तो नहीं निकाल लिया है। होती है नहीं होती है, सुनते होगे ये सब चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है आपका निजी क्षेत्र में क्या क्या लिखा है, उद्योगों के स्तर पर, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी ये रहता है कि सरकार की नीति बदलने की चिंताएं बनी रहती हैं। किसी ने क्या किया, इसको ऐसा समझ लो, मैंने 100 करोड़ रुपए खर्च करके एक उद्योग लगाया, ठीक। उस समय जो सरकार थी उसकी नीति उसके उद्योग लगाने की सारी शर्तों को पूरा करती थी, लेकिन सरकार चेंज हो गई और उसने शर्तें बदल दी और उस कारण से उसका उद्योग क्या हो गया, बंद हो गया। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या जो कंपनी है उनको हमेशा ये डर सताए रहता है, नैतिक चिंताएं बनी रहती हैं कि सरकार के चेंज होने पर हमारे साथ कहीं नुकसान हमको झेलना ना पड़ जाए। होता नहीं होता है, ये नैतिक चिंता हमको भी थी। 2017 में जब हमारा सिलेक्शन हुआ था, 2015 में एग्ज़ाम हुआ था, 2017 में रिजल्ट निकला था, अखिलेश यादव की सरकार बदल गई। 17 में सरकार बदल गई, हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। जो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर थे वो चेंज हो गए और उन्होंने सबसे पहले बनते ही क्या कहा कि ये जो विज्ञापन है पूरा हम इसको निरस्त करेंगे। अब हम लोगों के मन में क्या हो गई, चिंताएं आ गई कि निरस्त कर दिया तो क्या होगा, जो सेलेक्ट होकर बैठे हैं। तो इस तरीके की कंडीशन बनती है, हमेशा बनती है। आप लोगों के पास भी एग्जाम दिया, कोर्ट में चला गया, मन में चिंताएं आ जाएंगी, पता नहीं कोर्ट का क्या फैसला आएगा, ठीक है। तो ये फैसले जो होते हैं ये चिंताएं बढ़ा देते हैं। इसके बाद आती है नैतिक चिंताओं का समाधान कैसे होगा। तो इसके भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक दो पॉइंट लिख लो जल्दी। देखो हेडिंग डालो नैतिक चिंताओं के समाधान। पहला पॉइंट, नियुक्ति के समय नैतिक मूल्यों की परीक्षा। नियुक्ति के समय नैतिक मूल्यों की परीक्षा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से होनी चाहिए। नियुक्ति के समय नैतिक मूल्यों की परीक्षा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से होनी चाहिए। नंबर 2, प्रशिक्षण में सिविल सेवा मूल्यों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण में सिविल सेवा के मूल्यों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। जैसे गांव में संपर्क करना, वंचित वर्गों से संपर्क करना, गांव में संपर्क करना, वंचित वर्गों में संपर्क करना तथा बेहतर प्रशासन के लिए
बेहतर प्रशासन के लिए प्रशिक्षण देना, इस पॉइंट को समझ लो, देना, प्रशिक्षण देना। कोई एक आईएएस ऑफिसर सीधा आईआईटी किया, आईआईटी करने के दिल्ली में रहता, आईआईटी किया, या ऐसा समझ लो आईआईटी करने के बाद 3 साल यूएसए में रह के आया, फिर उसका मन किया कि मैं अब आईएएस ऑफिसर बनूंगा, उसने आईएएस ऑफिसर बन गया। उसने ना कभी गांव की शक्ल देखी, ना भारत की क्या स्थिति है उसके बारे में पढ़ा, और सीधा डीएम बना दिया जाए, तो क्या वो अपने फैसले जनता के हित में ले सकता है? नहीं ले सकता। जब उसे पता ही नहीं है कि गांव क्या है, क्या यहाँ की आवश्यकताएं हैं। तो इसीलिए हमें जो ट्रेनिंग का पार्ट करना चाहिए वो ऐसा करना चाहिए, उन लोगों को डायरेक्ट गांव के संपर्क में रखना चाहिए, ताकि अगर उसने पहले संपर्क नहीं किया है तो उस ट्रेनिंग में 1 साल 1.5 साल तक गांव में जा जाके वो संपर्क कर ले, समझ ले कि गांव की डिमांड क्या है। क्योंकि भारत जैसा देश तो गांव में बसता कितने प्रतिशत? परसेंटेज में बताओ कितना? 2011 की सेंसस के अनुसार बताओ। 32% के समथिंग शहर में है, 32 में से जो घटाएं करते हैं वो समथिंग है, उसको बता देंगे तो लगभग बचेगा जाके 67.8%। 67.8, 32.28 जो है वो शहरी। तो इतना जो है आपका क्या है, यानी कि लगभग अप्रोक्स 70% गाँव में जनता निवास करती है। तो गांव से ही भारत का डेवलपमेंट हो सकता है। तो उसी को समझने के लिए आईएएस ऑफिसर को गांव में भेजना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए पॉइंट, कर्मचारियों के नैतिक स्तर से संबंधित, कर्मचारियों के नैतिक स्तर से संबंधित नियमित मूल्यांकन तथा रिपोर्टिंग की व्यवस्था, नेक्स्ट, मानव संसाधन विकास पर बल देना, मानव संसाधन विकास पर बल देना। नेक्स्ट, प्रशासन में जवाबदेहिता, पारदर्शिता, प्रशासन में जवाबदेहिता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना। एक शब्द है, इसके बाद और पॉइंट हम तो नहीं बात करेंगे, विधि नियम तथा विनियम। विधि नियम तथा विनियम, ये पॉइंट ये है।
अच्छा एक और अंतर आत्मा। उसकी बात पहले बात करेंगे विधि, कानून की बात करेंगे। हेडिंग लिख लो, विधि या कानून। राज्य द्वारा निर्धारित नियम विधि कहलाती है। राज्य द्वारा निर्धारित नियम विधि कहलाती है। यहाँ राज्य का क्या मतलब है? राज्य मतलब शासन या संविधान। राज्य का मतलब देश को, ठीक है। या विधि अपने मूल अर्थ में बंधनकारी है। विधि अपने मूल अर्थ में बंधनकारी है और यह किसी कार्य को करने या ना करने की सलाह देती है। किसी कार्य को करने या ना करने की सलाह देती है। बहुत सारे पॉइंट हैं लेकिन उनको नहीं बताऊंगा। सीधा अगला पॉइंट आप देखिए, हेडिंग कानून के प्रयोग से जुड़े नैतिक संशय। कानून के प्रयोग से जुड़े नैतिक संशय। संशय जैसे ऐसे समझ लीजिए, आपको हेलमेट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? अगर नहीं लगाओगे तो कानून बना हुआ है, क्या पड़ेगा? जुर्माना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका संशय है, मैं यहाँ से यहाँ तक ही तो जा रहा हूँ, क्या जरूरत है लगाने की? पता नहीं होता है, तो इसलिए लगा लेना चाहिए। अब उसके लिए हमने कानून बनाया है। कुछ सोचो, कानून क्या कर रहा है? कानून तो आपकी रक्षा के लिए कर रहा है। हेलमेट लगाओगे, पुलिस वाला कह रहा है, आपने उसको देखा वो खड़ा है तो लगा लिया, जबकि वो क्यों लगवाना चाह रहा है? वो अपने लिए लगवा रहा है क्या? वो आपके लिए लगवा रहा है। लेकिन यहाँ भी लोगों के मन में ये नैतिक संशय बना रहता है कि वो लगाएं या ना लगाएं। नहीं रहता है, कितने लगाते हो? नहीं लगाते। फिर दूसरा आ जाता है इसी में, अगर नहीं मान रहे हैं तो साइकिल वाले हैं, हेलमेट के अलावा से क्या मतलब? हम लोग साइकिल वाले हैं। कभी किसी दूसरे की चलाते हो, कभी नहीं लगाते हो? एक तो इतना ज्यादा पालन करने वाला तो अपनी कार के अंदर लगा के दिल्ली चला रहा है ना। हेलमेट मैन है, वो लगा हमेशा लगाया रखता है। हेलमेट मैन ही उसका नाम है। एक तो लड़की अपने बिल्लिया को हेलमेट लगवा देता है, बिल्ली को हेलमेट लगवा देता है, नहीं वो बिल्लिया बाइक नहीं लगता है। जाओ सुनो, अब इन नियम कानून को लागू करवाने के लिए दो तरीके हैं। जब आपको पता लगा कि हेलमेट का चालान हो जाएगा 100 रुपए का,
तब आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब इस चालान को कर दिया गया 5,000 का, तब आप आराम से लगाओगे। लेकिन वहां नैतिक रूप से सरकार गलत साबित नहीं हो सकती है। किसी जो बंदा 5,000 रुपये महीने के नहीं कमा पा रहा है, वो 5,000 कहाँ से देगा? होने हुआ। तो कानून की भी नैतिकताएं होती हैं। तो इसीलिए फिर क्या होता है, जो कानून बना रहे हैं और जो कानून को दूसरे दूर से देख रहे हैं, धरातल पर देख रहे हैं, उन दोनों के मध्य में विरोधाभास उत्पन्न होता है, उसके बीच का रास्ता निकाला जाता है। जैसे अभी पीछे एक घटना हुई थी, हिट एंड रन मामले में एक डिसीजन आया था। तो उसको सरकार ने फिर वापस लेना पड़ा, क्योंकि ट्रक वाले के पास कितना पैसा रखा, पैसा भी। जैसे उन्होंने उसने कहा था कि जैसे अगर उसने मतलब हिट यानी टक्कर मारी है तो उसके बाद अपना ट्रक रोक के उसको पहले हॉस्पिटल छोड़ के आए। आप खुद सोचें कि अगर वहाँ पे एक्सीडेंट किया, भले ही गलती छोटे वाहन की हो, पकड़ा हमेशा बड़ा वाहन वाला जाएगा। मतलब अगर कहीं पे दुर्घटना ज्यादा हो गई, सड़क फट गया, फिर तो मतलब तुम्हारी सुनी भी नहीं जाएगी कि तुम्हारी गलती नहीं है। और यही होता है। एक स्टीयरिंग पर बांध दिया गया था ट्रक वाला और ट्रक में आग लगा दी गई थी। हाँ, वैसे ऐसे गाड़ी वाले हैं सीधे ढिंगारे ऐसे निकल पड़ते हैं रास्ते से। भीड़ ही मार डालेगी उसको। अगर वो ट्रक वाला रुक जाए तो क्या जो वहां जमा भीड़ होगी छोड़ देगी उसको? वो भी उसको बचा देगी। ऐसी कंडीशन में हमें सोचना ही पड़ा और नियम को वापस लेना पड़ गया, कानून को। हमने भी एक तुम्हारी थी तो सामने आ गया था, आपको बता वो सामने आ गया, हम क्या करें 80 की स्पीड में थी, बोलेरो लगी वो तितली ऐसा उड़ा गया, मतलब चोट नहीं लगी, मतलब गिरा जाके सरसों के खेत में। और फिर हमने भगाई गाड़ी लगभग मतलब 100 तक भगा दी थी। फिर पीछे वो आगे क्रेटा वाले आए, आगे गाड़ी रोकी। जब वो 2 लोग थे, हम 4 लोग थे, बेल्ट टेल्ट निकाली, तब वो फोटो खाली लेने लगे। हमने कहा हमारी भी फोटो ले लो, आओगे तो हद ही कुछ नहीं। जो कि गलती उसकी थी, उसने मतलब इससे घर से निकाली गाड़ी। भाई 4 पहिए गाड़ी है, हेलीकॉप्टर तो हो नहीं जाएगा, रहेगी तो सड़क पड़ेगी। एक्सीडेंट में ज्यादातर गलती दूसरे की ही होती है ना। हम कितनी भी सावधानी से चला लें, वो भी यही हम दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। वो भी यही कह रहे थे कि तुम रुके क्यों नहीं वहाँ पे। हमने कहा यार अनाज खाते हैं, कोई भूसा थोड़ी खाते, वहाँ पे रुक जाते, आदमी रोकता कुछ ना कुछ मतलब एक्शन लेता है, तभी नहीं किया। चलो ठीक है, दूसरा लिख लो, नियम लिखो, नियम रूल। हाँ, नियम एक लाइन इसमें लिख लो। बात नहीं, एक लाइन लिख लो। नियम में एक लाइन लिख लो, बता रहा हूँ क्या लिखा। नियम बनाने के लिए कार्यपालिका या विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों से प्रत्यायोजित विधायन, कानूनों से प्रत्यायोजित विधायन
की आवश्यकता होती है इसमें देश तथा राज्य के देश तथा राज्य के अतिरिक्त व्यक्ति तथा निजी संगठन अपने लिए कानून बना सकता है। लेकिन ये नियम देश और राज्य के कानून की भावनाओं के देश तथा राज्य के कानून की भावना के विपरीत नहीं होने चाहिए। कानून की भावना के विपरीत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो विनियम। विनियम में एक लाइन लिख लो, इसको कार्यपालिका द्वारा निर्मित कार्यपालिका द्वारा निर्मित तथा व्यवहारिक तौर पर नियम और विनियम व्यवहारिक तौर पर नियम और विनियम का प्रयोग समानार्थक रूप में किया जाता है। ये कानून की व्याख्या करने के लिए होते हैं। और इनको नियमों के अधीन माना जाता है। ऐसे समझ लीजिए, कानून सबसे ऊपर आएगा प्रॉपर, इसके नीचे आ जाएगा नियम, फिर इसके नीचे आ जाएगा विनियम। कानून जो बन के एक कानून बनाया, उस कानून के कुछ नियम होंगे, उस नियम के कुछ विनियम होंगे, है ना। तो ये इस तरीके से चलता है। नियम विनियम क्या होता है? नियम और विनियम, जैसे कानून बना दिया हमने, आरटीआई के कुछ नियम होंगे, कैसे कैसे मिलेगा। मान लो, अब मान लीजिए कि ये ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन के विनियम होंगे, वो जो होंगे इनके पॉइंट्स, वो विनियम कहलाएंगे। ठीक, इन तरीके से हम ऑनलाइन और ऑफलाइन आरटीआई लगा सकते हैं। उन्हीं के पॉइंट्स होते हैं। आगे बढ़ते हुए जैसे पीएचडी का ऑर्डिनेंस सुना है नाम? है आयुक्त हो गया, या जैसे समझ लो ऐसे समझ लो।
अभी रिसेंटली एक आयोग बना, हायर एजुकेशन आयोग बना है। जो आयोग बना है तो उसका एक कानून बनाया है। उस कानून के कुछ पार्ट्स होंगे जो नियम तय किए गए होंगे कि वो आयोग काम किस किस तरीके से करेगा। उस नियम के सब पार्ट होंगे, विनियम होंगे जो ये बताएंगे कि उसके अंदर, कानून के अंदर क्या है। ये है, 3 चीजें होती हैं। ऑर्डिनेंस ऑफ गैजेट तो पास किया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस थिंग्स, ऑर्डिनेंस एंड गैजेट? गैजेट, ऑर्डिनेंस और गैजेट दोनों में अंतर है ना। ऑर्डिनेंस जिसे हम बोलते हैं अध्यादेश है। गैजेट जो होता है वो क्या कहते हैं, गैजेट जो जारी किया जाता है वो बेसिकली कार्यपालिका या विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका या विधायिका या केंद्र स्तर पर भी लोकसभा या राज्यसभा की के द्वारा, यानी कि उनके आपसी वोटिंग परसेंटेज के द्वारा जो जारी किया जाएगा वो गैजेट हो जाएगा। लेकिन जो ऑर्डिनेंस है वो कोई भी जारी कर सकता है, कोई भी एक इंस्टीट्यूट जारी कर सकता है। जैसे एक यूनिवर्सिटी जारी कर सकती है ऑर्डिनेंस, पीएचडी का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, है ना। बस ये क्या है, वहाँ हमें बड़े स्तर पर कार्यपालिका या विधायिका का यूज करके ही गैजेट जारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी एक संस्था अपने लिए एक ऑर्डिनेंस बना सकती है, यही होता है। वहाँ सरकारी स्तर पर होगा, यहाँ निजी स्तर पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो यूजीसी के द्वारा है कि जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी, और उसके 3 कैटेगरी करती है, पीएचडी है, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्लस पीएचडी, 3 कैटेगरी करती है। ये ऑर्डिनेंस निकाला है, ऑर्डिनेंस डायरेक्ट नहीं कराएगा, ऑर्डिनेंस कराएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका अंतरात्मा, ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। अंतरात्मा यानी कि आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, क्या कहती है? अंतरात्मा आत्मा अजर अमर है। जैसे किसी को मारने पीटने जा रहे हो, और मारने पीटने जा रहे हो और आपकी अंतरात्मा कह रहे हैं कि छोड़ देगा, तो अंतरात्मा होती है, एक डेफिनेशन लिख लो इसकी। अंतरात्मा को व्यक्तिगत आंतरिक चेतना के रूप में, अंतरात्मा को रख लिया था क्या, लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। होती है उसका 1/4 गुना होती है 100 पार्ट। अंतरात्मा को व्यक्तिगत आंतरिक चेतना के रूप में परिभाषित किया जाता है। व्यक्तिगत आंतरिक चेतना के रूप में परिभाषित किया जाता है जब हम कोई कृत्य करते हैं तो वह नैतिक और अनैतिक होने की तरफ संकेत करता है। तो वह नैतिक और अनैतिक होने की तरफ संकेत करता है, करता नहीं करता है? अंतरात्मा जवाब दे देती है, फिर अंतरात्मा जवाब नहीं दे रही है, रोकने का काम करती है। रोक नहीं पाता है, विचारों के प्रवाह में बह जाता है, क्या बोला? होने की तरफ संकेत करता है, ठीक है। तो अपनी अंतरात्मा को सही रखना, नियंत्रण में रखना। आपको ये
सरसों के बारे में बता रहे हैं, आपको जब कीला के बारे में तो पता था, उसको बता रहे थे नहीं तो ये तो छोटी बात है। ये भी बता रहे थे आप जो कीला और ये आपको सबसे बड़ा बता रहे हैं, आप छोटा पानी पॉइंट जानते हैं